हम सब किसी को इंसा पहुंचाते हैं और कोई हमें इंसा पहुंचा रहा है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि जो गहरे कंसेप्ट्स हैं उनको समाज के लोग आसान करके समझते हैं। अहिंसा एक बहुत गहरा विचार है। महात्मा गांधी ने भी खुल के ये बात कही कि मैंने अहिंसा का विचार जैन दर्शन से लिया, महावीर जी से लिया। अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी जानवर को नहीं मार रहे, आप नॉनवेज नहीं खा रहे, वो तो बहुत छोटी सी बात है, अहिंसा के समूह का छोटा सा हिस्सा है। अहिंसा की बात जब गहराई में होती है तो 3 तरह की बात होती है, एक मानसिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और कायिक अहिंसा। कायिक अहिंसा का मतलब है कि मैं अपने शरीर से, अपने हाथ से, पैर से किसी को चोट ना पहुंचाऊं, जो कि हम सब समझते हैं। वाचिक हिंसा का मतलब होता है, या वाचिक अहिंसा का मतलब होता है कि मैं अपनी वाणी से किसी को परेशान ना करूं। तो यदि मैं किसी को गाली दे रहा हूं तो वाचिक हिंसा है, सीधी सी बात है। दोस्तों के बीच में आपस में गालियां दे रहे हैं वो ठीक है, वो तो मनोरंजन की बात हो गई। लेकिन आप किसी को परेशान करने के लिए गाली दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति का एक पैर ठीक नहीं है, आपने उसको लंगड़ा कहा, एक तो वो बेचारा पहले परेशान है, आपने उसको लंगड़ा कह के उसका पूरा दिन खराब कर दिया, उसको इतना बेचैन कर दिया, ये वाचिक हिंसा है। इससे तो अच्छा होता कि आप एक थप्पड़ मार लेते हो उसको, तो पूरा दिन तो खराब नहीं होता। पूरा दिन खराब किया, उसको एंग्जाइटी में डाल दिया, ये वाचिक हिंसा है। और उससे अगले स्तर की है मानसिक हिंसा। अगर आप अपने मन में किसी को दबाव डालते हैं या सोचते हैं कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, मसलन आपका बच्चा चाहता है कि मैं एक्स विषय पढ़ूं, और आपने कहीं से सीखा हुआ कि ना, इंजीनियर तो बना के मानूंगा तुझे मैं। आपने पहले मानसिक हिंसा की कि तुझे मेरे हिसाब से जीना है, ना कि अपने हिसाब से जीना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये मानसिक हिंसा। मैं जानता हूं इस बात से आप में से कईयों को दिक्कत हो रही होगी, पर मैं तो सच ही बोलूंगा। अगर आपने मन में ठान लिया है कि कोई मेरे हिसाब से ही जिएगा, ये मानसिक हिंसा है। अगर आपने वाणी में ये बात कहनी शुरू कर दी है और नहीं मानता तो डांट रहे हैं उसको, ये वाचिक हिंसा है। जब इन सब से काम नहीं चलता फिर मार पिटाई शुरू होती है, उसके बाद वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन उसके पहले कितने स्तरों की हिंसाएं तो हो चुकी हैं। इसलिए कायदे का इंसान मेरी नज़र में वो है जो बहुत डेमोक्रेटिक हो, अपनी इच्छाएं न थोपता हो, दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करे, तो आप कायदे में अहिंसक हैं। वरना आप 2 स्तरों पे हिंसक हैं, केवल बाहरी स्तर पे अहिंसा करके खुशफहमी के शिकार हैं। सर, ये जो बात है कि हम अपने बच्चों की जो भी वो करना चाहते हैं, बट आज जो माँ बाप होते हैं वो संघर्षों से निकल के आए होते हैं, और जैन कम्युनिटी में स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने आज अपना बिजनेस बनाया, वो उन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है। मेरे हिसाब से बस वो अपने बच्चे को शायद गरीब नहीं देखना चाहते, वो एक चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल बन जाए, उसका नाम हो जाए समाज में, इसलिए उसको एक तरफ पुश भी करते हैं। तो क्या वो उसको हिंसा ना करते हुए उस तरफ कैसे पुश किया जाए? देखिए, जैन समाज में ये चिंता कि बच्चे गरीब ना हो जाएं, ये तो लाजमी चिंता है नहीं। जितना मैं समझता हूँ आपके समाज को, क्योंकि पूरे देश में कुल मिला के 44 से 46 लाख आबादी है। 44 लाख 2011 में थी, मैं अनुमान कर रहा हूँ कि 24 में वो 47 लाख के आसपास मैक्सिमम होगी, क्योंकि जैन समाज की ग्रोथ रेट भी सबसे कम है, 5% के आसपास डेकेडल ग्रोथ रेट है। तो 15 साल में 7% मान लीजिए, इससे हमारे 3 लाख और बढ़ गए होंगे, 47 लाख के आसपास होंगे लगभग। इतनी ही आबादी है, और ये भारत की नहीं, दुनिया भर की बता रहा हूँ मैं। भारत तो है ही, और इतनी आबादी के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं कि 10-20 करोड़ लोग भी पल जाएंगे आराम से, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गरीब ना हो, तो आप ऐसा तनाव मत लीजिए। मैं ये बात मैं और ये बात मैं 2 वजहों से कह रहा हूँ। मैंने आज तक जैन और सिख समाज में गरीब लोग नहीं देखे। मतलब ये देखा है कि कुछ लोग मध्य वर्ग में हैं, निम्न मध्य वर्ग में हैं, लेकिन कोई भीख मांगता हुआ जैन दिखेगा या सिख दिखेगा, ऐसा दुनिया में नहीं दिखता है। और ये बड़ी बात है। यहूदियों के साथ भी ऐसी बात है, नहीं दिखते हैं, तो ये बात है उनके बारे में। दूसरी बात और भी अच्छी है, बाकी समाजों में ये हो सकता है कि बाप ने खूब पैसा कमाया, माँ ने खूब पैसा कमाया, और बाद में बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। आपके समाज में ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैन समाज में उद्यम का मामला है, और उद्यमियों को अच्छे से पता होता है कि पैसे की सेफ्टी कैसे करनी है।
तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स और वो सब करके रखते हैं कि बच्चा कितना भी नालायक हो, सड़क पे आना ही पड़े तो वो आएगा, हम तो नहीं आएंगे। अगर कभी हमारे परिवारों में ऐसा हो सकता है कि भाई माँ बाप ने निजी से लिया। अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी जानवर को नहीं मार रहे, आप नॉनवेज नहीं खा रहे, वो तो बहुत छोटी सी बात है, अहिंसा के समूह का छोटा सा हिस्सा है। अहिंसा की बात जब गहराई में होती है तो 3 तरह की बात होती है, एक मानसिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और कायिक अहिंसा। कायिक अहिंसा का मतलब है कि मैं अपने शरीर से, अपने हाथ से, पैर से किसी को चोट ना पहुंचाऊं, जो कि हम सब समझते हैं। वाचिक हिंसा का मतलब होता है या वाचिक अहिंसा का मतलब होता है कि मैं अपनी वाणी से किसी को परेशान ना करूं। तो यदि मैं किसी को गाली दे रहा हूं तो वाचिक हिंसा है, सीधी सी बात है। दोस्तों के बीच में आपस में गालियां दे रहे हैं वो ठीक है, वो तो मनोरंजन की बात हो गई, लेकिन आप किसी को परेशान करने के लिए गाली दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति का एक पैर ठीक नहीं है, आपने उसको लंगड़ा कहा, एक तो वो बेचारा पहले परेशान है, आपने उसको लंगड़ा कह के उसका पूरा दिन खराब कर दिया, उसको इतना बेचैन कर दिया, ये वाचिक हिंसा है। इससे तो अच्छा होता कि आप एक थप्पड़ मार लेते हो उसको, तो पूरा दिन तो खराब नहीं होता। पूरा दिन खराब किया, उसको एंग्जाइटी में डाल दिया, ये वाचिक हिंसा है। और उससे अगले स्तर की है मानसिक हिंसा। अगर आप अपने मन में किसी को दबाव डालते हैं या सोचते हैं कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, मसलन आपका बच्चा चाहता है कि मैं एक्स विषय पढ़ूं और आपने कहीं से सीखा हुआ कि ना, इंजीनियर तो बना के मानूंगा तुझे मैं। आपने पहले मानसिक हिंसा की कि तुझे मेरे हिसाब से जीना है, ना कि अपने हिसाब से जीना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये मानसिक हिंसा। मैं जानता हूं इस बात से आप में से कईयों को दिक्कत हो रही होगी, पर मैं तो सच ही बोलूंगा। अगर आपने मन में ठान लिया है कि कोई मेरे हिसाब से ही जिएगा, ये मानसिक हिंसा है। अगर आपने वाणी में ये बात कहनी शुरू कर दी है और नहीं मानता तो डांट रहे हैं उसको, ये वाचिक हिंसा है। जब इन सब से काम नहीं चलता फिर मार पिटाई शुरू होती है, उसके बाद वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन उसके पहले कितने स्तरों की हिंसाएं तो हो चुकी हैं। इसलिए कायदे का इंसान मेरी नज़र में वो है जो बहुत डेमोक्रेटिक हो, अपनी इच्छाएं न थोपता हो, दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करे, तो आप कायदे में अहिंसक हैं। वरना आप 2 स्तरों पे हिंसक हैं, केवल बाहरी स्तर पे अहिंसा करके खुश फहमी के शिकार हैं। सर, ये जो बात है कि हम अपने बच्चों की जो भी वो करना चाहते हैं, बट आज जो माँ बाप होते हैं वो संघर्षों से निकल के आए होते हैं, और जैन कम्युनिटी में स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने आज अपना बिजनेस बनाया, वो उन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है। मेरे हिसाब से बस वो अपने बच्चे को शायद गरीब नहीं देखना चाहते, वो एक चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल बन जाए, उसका नाम हो जाए समाज में, इसलिए उसको एक तरफ पुश भी करते हैं। तो क्या वो उसको हिंसा ना करते हुए उस तरफ कैसे पुश किया जाए? देखिए, जैन समाज में ये चिंता कि बच्चे गरीब ना हो जाएं, ये तो लाजमी चिंता है नहीं। जितना मैं समझता हूँ आपके समाज को, क्योंकि पूरे देश में कुल मिला के 44 से 46 लाख आबादी है। 44 लाख 2011 में थी, मैं अनुमान कर रहा हूँ कि 24 में वो 47 लाख के आसपास मैक्सिमम होगी, क्योंकि जैन समाज की ग्रोथ रेट भी सबसे कम है, 5% के आसपास डेकेडल ग्रोथ रेट है। तो 15 साल में 7% मान लीजिए, इससे हमारे 3 लाख और बढ़ गए होंगे, 47 लाख के आसपास होंगे लगभग। इतनी ही आबादी है, और ये भारत की नहीं, दुनिया भर की बता रहा हूँ मैं, भारत तो है ही। और इतनी आबादी के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं कि 10-20 करोड़ लोग भी पल जाएंगे आराम से, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गरीब ना हो, तो आप ऐसा तनाव मत लीजिए। मैं ये बात मैं और ये बात मैं 2 वजहों से कह रहा हूँ। मैंने आज तक जैन और सिख समाज में गरीब लोग नहीं देखे। मतलब ये देखा है कि कुछ लोग मध्य वर्ग में हैं, निम्न मध्य वर्ग में हैं, लेकिन कोई भीख मांगता हुआ जैन दिखेगा या सिख दिखेगा, ऐसा दुनिया में नहीं दिखता है। और ये बड़ी बात है। यहूदियों के साथ भी ऐसी बात है, नहीं दिखते हैं, तो ये बात है उनके बारे में। दूसरी बात और भी अच्छी है, बाकी समाजों में ये हो सकता है कि बाप ने खूब पैसा कमाया, माँ ने खूब पैसा कमाया, और बाद में बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। आपके समाज में ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैन समाज में उद्यम का मामला है, और उद्यमियों को अच्छे से पता होता है कि पैसे की सेफ्टी कैसे करनी है। तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स और वो सब करके रखते हैं कि बच्चा कितना भी नालायक हो,
सड़क पे आना ही पड़े तो वो आएगा, हम तो नहीं आएंगे। अगर कभी हमारे परिवारों में ऐसा हो सकता है कि भाई माँ बाप ने नौकरी की, हम तो नौकरी वाले परिवारों से हैं, हमारे पूरे खानदान में मैं लगभग अकेला हूं जो उद्यमी है, बाकी सब नौकरी करने वाले लोग हैं। मैंने भी शुरू में नौकरी की थी। तो क्या होता है कि ज़िंदगी भर कमाते हैं, फिर एक घर बनता है, फिर बच्चा कहता है कि पेंशन के पैसे मुझे अपना उद्यम करना है या कुछ करना है। पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं कि बच्चा ही तो है, उसको पैसे दे देते हैं। फिर 2-4-5 साल बाद नीयत बदल सकती है बच्चों की, फिर एक दिन घर से बाहर फिकवा देंगे पेरेंट्स को, ऐसा हो सकता है, जैसे हमने कुछ घटनाएं देखी। अब ये पेरेंट्स मूर्ख पेरेंट्स हैं, इन्होंने ज़िंदगी भर मेहनत करके घर बनाया, बच्चे को दे दिया, पेंशन के पैसे बच्चे को दे दिए, जो सेविंग्स थी बच्चे को दे दी। हर बच्चा उतना लायक थोड़ा, इतना संवेदनशील थोड़ा है। समझदार पेरेंट्स ऐसी भूल कभी नहीं करते हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि आपके नहीं होता होगा। लेकिन तीसरी बात जो आपका सवाल था वो ये कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें, नाम कमाएं, तो कैसे पुश करें उनको। पुश करना कोई बुरी बात नहीं है। 18 साल तक के बच्चे को तो पुश करना लीगली भी ठीक है, और मॉरली तो जिंदगी भर आपका बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, सीधी सी बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इम्पोज करने के बजाय अगर आप समझाएंगे तो वो आपका सम्मान भी करेगा, बुढ़ापे में साथ भी देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इच्छाओं का सम्मान किया गया था, तो वो आपकी इच्छाओं का सम्मान करेगा। आजकल कई देशों में क्या होता है, पनिशमेंट्स नहीं है। जैसे हमारे देश में तो मार पिटाई हो जाती है, स्कूलों में अब कम हो गई है। हमारी पीढ़ी आखिरी है जो खूब पिटी स्कूल में, आप भी शायद पिटाई होंगे ना। हाँ, अब आपके बच्चे नहीं पिट रहे होंगे, क्योंकि आजकल दिल्ली में और बड़े शहरों में ये कंसेप्ट आ गया है कि स्कूलों में पिटाई नहीं करनी है। हाँ, माँ बाप भी नहीं चाहते कि बच्चे पिटे, और वैसे भी स्कूलों में भी ये विचार आजकल प्रबल है। अच्छा, टीचर से आप पूछे, टीचर्स बोलते हैं कि बच्चे बिना पिटे मानते ही नहीं है। सच बात क्या है, बच्चों को पनिशमेंट देना ज़रूरी है, लेकिन पनिशमेंट के 1000 तरीके हैं। मैं पिछले साल अमेरिका में 2 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाया गया था बोलने के लिए, मिशिगन और येल में। तो वहाँ गया, तो वहाँ के कुछ पेरेंट्स से मिलना हुआ। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा, जैसे हमारा बच्चा बहुत छांटा हो तो मेका तो लगाई देते हैं कभी कभी उसको, आप कैसे हैंडल करते हैं? बच्चे तो वहाँ भी ऐसे ही होते हैं। उन्होंने क्या किया है कि सॉफ्ट पनिशमेंट्स निकाल ली हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा, उसको लिखने से बड़ी दिक्कत है, तो पनिशमेंट ये है कि वो 10 पेज लिखेगा, कोई मार पिटाई नहीं होगी, 10 पेज लिखने हैं उसको। कोई बच्चा बहुत बातूनी है, बहुत बात कर रहा, नहीं मान रहा, उसकी पनिशमेंट क्या है? अगले 4 घंटे तक वो अकेला बैठेगा, किसी से बात नहीं करेगा। उसके लिए वही इतनी बड़ी पनिशमेंट हो जाती है कि 4 घंटे चुप बैठना है। तो उसके बाद फिर वो कंट्रोल में आता है। 10 पेज लिखने हैं तो कंट्रोल में आता है। और उस पनिशमेंट से क्या हुआ? फायदा हो गया, लिखना भी सीख गया। तो जो मैं कह रहा हूँ, बच्चों को पुश करना ठीक है, मोटिवेट करना ठीक है, परसुएट करना ठीक है, समझाना ठीक है। कोई बच्चा कहे कि मैं तो पापा राइटर बनना चाहता हूँ, सीए नहीं बनना चाहता, समझाइए उसको। और बच्चे बड़े समझदार होते हैं, उनको बस दोनों पक्ष समझाने होते हैं। आप 4 अच्छे सीए से मिलवा दीजिए, 4 अच्छे राइटर से मिलवा दीजिए, और जब उनसे मिल के सारी बातें समझेंगे तो उनको खुद समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही बात। और मैंने देखा है कि 90% से ऊपर मामलों में ठीक परसुएशन मिल जाए, ठीक से समझा दिया जाए तो बच्चे समझ जाते हैं। और फिर वो उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप होती है कि ये फैसला मैंने पूरे होशो हवास में खुद लिया था, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। फेल भी हुआ तो जिम्मेदारी मेरी है, न कि मेरे माँ बाप की है। ये सेंस ऑफ ऑनरशिप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सर, सेंस ऑफ ओनरशिप जो आज बात करते हैं, आज के पेरेंट्स, हमारी जनरेशन तो ऐसे रही है कि ऊपर भी पिटी और अब नीचे भी पिट रही है। तो लेकिन जो आज के पेरेंट्स हैं, पहले का तरीका था कि बच्चे को हमेशा कड़ाई में रखो, बट आज के पेरेंट्स का ये हो गया कि जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। और बच्चों को सब कुछ मिलता है जो उनके विकास के लिए ज़रूरी है, बट इतना कुछ मिल जाता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एक उस पर उनको उस चीज़ का नहीं मिलता कि मेरे को ये सब कुछ मिल रहा है, और वो फोकस कैसे बच्चों के लिए। क्योंकि एक कवि है जिसने, मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे बोलना चाहूँगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो बच्चों को
कि सब कुछ मिल रहा है तो कैसे एक डायरेक्शन के लिए आगे जाएं? मतलब 3 बातें इसमें हैं। पहली बात यह कि आपने स्ट्रगल किया, हमने स्ट्रगल किया, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े। बहुत जेन्युइन सी फीलिंग है। ये केवल मनुष्यों में नहीं, हर प्राणी में फीलिंग है कि उनके बच्चों को संघर्ष ना करना पड़े। तो हम भी ऐसा चाहते हैं, हर कोई चाहता है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा थॉट पैटर्न है, रियलिटी उसके ठीक विपरीत है। जैसे आप हैं, मैं हूं और बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अचीवमेंट्स हासिल की। जब वो अपने बच्चों को सुविधाएं देते हैं, उनका लॉजिक क्या होता है कि बेटा हम तो लाइट भी नहीं आती थी, टेबल लैंप जलाते थे। टेबल क्या, वो जो डिबरी वाला होता था, ऑयल वाला जो लैंप होता था, लालटेन जलाते थे, उससे पढ़ते थे। तुम्हें तो एसी, पंखा, कूलर सब कुछ मिला हुआ है, इतने बढ़िया लाइट्स मिली हुई हैं, लाइट भी नहीं जाती है, जनरेटर भी लगा हुआ है। बेटा एक तो हमारे पुरानी पीढ़ी में सब पेरेंट्स का स्कूल नदी के उस पार ही था। हमारा स्कूल तो नदी के उस पार था। मैं परेशान हूं कि सारे स्कूल नदी के उस पार थे, तो लोग इस पार क्यों रहते थे? उसी पार रह रहे थे। पर पर सभी के पिताजी नदी के उस पार पढ़ते थे और नदी पे पुल भी नहीं होता था। नदी पैदल पार करते थे, 10 मील दूर चल के जाते थे, फिर स्कूल में स्ट्रगल होती थी। ये हम सब ने सुना है। लेकिन उनके बच्चों को सुविधाएं बेहतर मिली, हमारे बच्चों को और मिल रही हैं। लेकिन जो सही लॉजिक है वो क्या है? कोई व्यक्ति इतना महान इसलिए बना, इतना अच्छा इसलिए बना कि उसने स्ट्रगल की थी। क्योंकि स्ट्रगल करने से उसके अंदर जो स्मार्टनेस आती है, उसके बिना आ ही नहीं सकता। थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि ये पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली, हाँ बेटा, क्यों? तो उसने कहा, प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली, पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया। 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना पहली बार। जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था, क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी, कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात है। इसलिए अगर आप चाहेंगे आपके बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, तो एवरेज लोग बनेंगे, बहुत खतरनाक किस्म के लोग बनेंगे, इस पर के चांसेस कम है। तो तरीका ये है कि सुविधाएं दें, थोड़ा सा लिमिट करें, और कोशिश करें कि किसी एक मामले में फायर उनके अंदर पैदा हो। किसी एक मामले में उनको 10 ऑप्शन दीजिए कि भाई तुम्हें खेलना है तो 4 दिन ये खेल खेल के देखो, क्रिकेट खेल के देखो, फुटबॉल खेल के देखो। जिस खेल में उनका एप्टीट्यूड ठीक से काम करे, उनका मन भी लग जाए, उसमें आगे बढ़ाइए। जिस दिन आपके बच्चे को कोई फील्ड मिलेगी जहां उसका मन कर जाएगा, फिर ये चीज बीच में नहीं आएगी कि सुविधाएं हैं तो बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, फिर बढ़ेंगे। उनको इंटरेस्ट वैसा डेवलप होना चाहिए। तो आपके और मेरे लिए सलाह ये है, क्योंकि हमारे बच्चे उस स्थिति में हैं कि संघर्ष वैसे तो नहीं मिलेगा उनको, तो थोड़े और संघर्ष, थोड़ा हॉस्टल लाइफ जब मिलेगी, बाहर जाएंगे, 50 लोगों से मिलना जुलना होगा, वो होगा। एक ऐसी फील्ड चुनवा दीजिए जो उनके इंटरेस्ट की हो और उसमें उनका मन करे कि मैं कमाल कर दूं, तो फिर आप पाएंगे वो सारे सिम्टम्स दिखेंगे जो हमें अभी नहीं दिख रहे। एक इसमें आखिरी छोटी सी बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, मेरा एक बेटा है, एक बिटिया है, जो मतलब हमारे भाई साहब की बेटी है, हमारे साथ रहती है। दोनों बच्चे 17 साल के भी हैं, 18 के होने वाले हैं। एकदम सामान्य बच्चे हैं, पढ़ने में भी सामान्य हैं, हर चीज में सामान्य है। ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, साधारणता को एंजॉय करना है। हर बच्चा महान नहीं बन सकता। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब तक स्पार्क ना हो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और स्पार्क हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग टाइम पे आता है। विवेकानंद जब तक रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले थे, वो स्पार्क नहीं आया था। वहां जाके स्पार्क आया, तब वो महान बने। महावीर स्वामी 30 की उम्र में घर से निकले और उसके बाद 12 साल तपस्या की उन्होंने।
भगवान बुद्ध 28 की उम्र में घर से निकले। आप पाएंगे जितने महान लोग हैं लगभग 28 से 35 के बीच की एज में वो महानता के पहले बिंदु पर पहुंचते हैं। और हम 13 साल में 14 साल में उम्मीद करें कि बच्चा कमाल कर दे। उस स्पार्क का वेट कीजिए, चिंगारी कभी तो लगेगी। वो चिंगारी जब लगेगी कमाल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, चिंगारी का इंतजार कीजिए, चिंगारी का माहौल बनाइए, घास फूस इकट्ठा करते रहिए ताकि चिंगारी आए तो आग लग जाए, बस हमारा उतना ही काम है। आपने थॉमस एडिसन का कहा कि वो सेल्समैन बना, सेल्समैन तो आप भी बने थे, आपने कैलकुलेटर बेचे। तो जब ज़िंदगी का आपका वो पड़ाव आया, जब आप डाउन एंड डस्टेड थे, तो वहाँ से कैसे उठे? मैं 16.5 की उम्र में DU में पढ़ने आया था और घर में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि मुझे 17.25 साल की उम्र से नौकरी करनी शुरू करनी पड़ी। जैन समाज में शायद ये सामान्य बात है, 15-16 साल में बच्चा गले पे बैठ ही जाता है आपके समाज में। मैंने सुना है कि ऐसी ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग का बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि जब मैंने पहली बार एक जैन को ये बात बताई, बोला हमारे तो होता ही है, इसमें क्या खास बात है। तो मैंने कहा हमारे नहीं होता भाई, हमारे लिए तो ये अलग बात थी। तो मैंने करीब 17 साल की उम्र में सेल्समैन की नौकरी की, कैलकुलेटर्स बेचता था उन दिनों। अच्छा टाइम था, खूब दुत्कारा जाता था। आप किसी को बेचने जा रहे हैं, वो खरीदने के मूड में नहीं है, आपका टारगेट है नौकरी बचाने के लिए, आप पूरी ताकत लगाइए, खरीद ही लो भाई। वो नहीं खरीद रहा है, खराब से बोल भी देगा, गालियाँ भी सुनेंगे ही आप, पर उसके बिना मज़ा भी तो नहीं ज़िंदगी में, थोड़ा वो झेलना ज़रूरी है। तो मैं बहुत खुश इस बात से, मेरे पेरेंट्स दुखी रहे लंबे समय तक कि जो तुम्हारा करियर बनने का समय था हमने तुम्हें उस समय स्ट्रगल में डाल दिया। अब तो मेरी माँ नहीं है, 6 साल पहले उनका देहांत हो गया। और मैंने उनसे हमेशा ये बात कही कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने क्या किया मेरे लिए। अगर आप भी मुझे सारी सुविधाएं देते तो मैं भी एक सामान्य जीवन जी रहा होता। स्ट्रगल्स दी तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का कि स्ट्रगल्स दी उन्होंने। हो सके तो थोड़ा ही बहुत हम भी दें स्ट्रगल्स, और उससे अच्छा रहता है। आपने माँ का अपना नाम लिया। मेरा एक क्वेश्चन अब नेक्स्ट इमोशंस को लेके है, और स्वतः यहाँ पे बहुत जेंट्स बैठे हैं, उनके लेके है। लेडीज़ फिर भी अपना इमोशंस कहीं ना कहीं निकाल देती है, बट हम जेंट्स एक उम्र के आने के बाद अपना इमोशंस दिखा नहीं पाते। हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस कुछ भी हो आपको छुपा के चलने हैं लाइफ में। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहें? लगभग पूरी दुनिया में ऐसा है, कुछ समाजों को छोड़कर। कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पुरुष खूब रोते हैं, उनका रोना अच्छी बात मानी जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। महिलाएं रो रही हैं, पुरुष भी रो रहे हैं साथ साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। आपको हंसी आ रही है क्योंकि आप इस समाज से हैं, उनको हंसी भी नहीं आती इस बात पे, क्योंकि उनके समाज में नॉर्मल बात है। कुछ ट्राइबल सोसाइटीज हैं ऐसी, जो सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटीज है, जैसे हम सभ्य समाज हैं। ये सभ्य समाज दरअसल मूर्ख समाज है। ये अपनी बेसिक टेंडेंसी से बहुत दूर निकल गए हैं और बोलते हैं कि हम सभ्य हैं। बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज हमसे बहुत एडवांस हैं कई मामलों में। तो सभ्य समाज में अगर बहुत पीछे जाएं तो जब सभ्यता शुरू हो रही थी, खतरे बहुत ज़्यादा थे आसपास। अब जब खतरे बहुत ज़्यादा हों, लोग शिकार करते थे। बहुत कम समाजों के पास ये सुविधा थी कि वो कंद मूल खा के जिंदा रह सकें। भारत एक ऐसा अच्छा उदाहरण है। अच्छा, जैन समाज आप देखेंगे, जैन समाज मुख्य रूप से भारत में ही है, पश्चिमी देशों में नहीं है, क्योंकि उतनी सर्दी में आप केवल शाकाहार और दिगंबर परंपरा के साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए जैन समाज आपको वहाँ नहीं दिखता है। रेतीले देशों में, मिडिल ईस्ट में जैन समाज नहीं है, क्योंकि वहाँ शाकाहार से काम नहीं चलता है। तो शाकाहारी समाज जिसकी जिद है कि हम शुद्ध शाकाहारी, जो आलू तक नहीं खाएंगे, जो अभी कई चीज़ों की बात चल रही थी हमारी कि हम अदरक भी नहीं खाएंगे, हम हल्दी भी, जो हरी हल्दी नहीं खाते हैं, हम शक्कर जो और जिमिकंद वो नहीं खाएंगे। हम इस लेवल तक जब शाकाहार को लेकर चलेंगे तो सीधी सी बात है, आप उसी देश में रह पाएंगे जहाँ सारी ऋतुएं होंगी और अच्छी खेती होगी। वो दुनिया में बहुत कम देशों में होता था। ग्रीनलैंड में जैन समाज नहीं चल सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ संभव नहीं है सब चीज़ें। तो अधिकांश समाजों में पुरुषों ने
शिकार किया जिंदा रहने के लिए। महिलाएं गर्भवती होती थी, उस समय तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी नहीं थे, बार बार गर्भ होता था। 13-14 की उम्र से 35, 36, 38 की उम्र तक लगातार एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा हुआ, क्योंकि 20 होंगे तो 2 बचेंगे, 18 मर जाएंगे। तो महिलाएं लगातार माँ बन रही हैं और बच्चे पाल रही हैं। पुरुष की जिम्मेदारी है कि बाहर जाके कुछ लाना है खाने को, शिकार करना है। शिकार करने गए हैं तो शिकार हो जाने का खतरा भी है, सीधी सी बात है। तो उस समय के पुरुषों की जो परवरिश हुई वो ये थी कि उनको बहुत साहसी होना है, लड़ाकू बनना है। और जो बहुत लड़ाकू है वो रोता वो ठीक नहीं लगता है। इसलिए उन समाजों ने एक नियम बनाया कि लड़के रोएंगे नहीं। मन में तो आएगा इमोशन, रोना नहीं, दबा लेना है। और ये होते होते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसी नॉर्म बन गई कि लड़कों का रोना कमजोरी का लक्षण बन गया। अब तो घरों में क्या है, 2 साल का लड़का भी रोए तो क्या बोलते हैं मम्मी और पापा, तो लड़की है, तो बेटी है। और उसको इसमें 2 बात समझ में आती है, एक तो एक ही गलत है, दूसरा लड़की होना लड़का होने से खराब बात है। क्योंकि कोई लड़का रोए और आप कहें तो लड़की है, इस पे अंडरस्टूड है कि लड़की होना खराब बात है, लड़का होना अच्छी बात है। और धीरे धीरे लड़के सोचते हैं अच्छा मैं खास हूं, मुझे रोना नहीं है, रुलाना है। और फिर वो जिंदगी भर रोता नहीं है। और जितना नहीं, रुलाती महिलाएं भी कम नहीं है वैसे, वो तो मैंने मजाक में कहा, रुलाने वाला काम तो दोनों करते हैं। लेकिन लड़कों की मजबूरी है कि उनको समाज में ठीक दिखने के लिए अपने इमोशंस को बहुत मारना पड़ता है। अब जैसे समाज में इसकी जरूरत नहीं है, अब कौन सा भाला लेके शिकार करने जा रहे हैं, अब तो पुलिस है, सेना है, सब चीजें हैं। अब समय आ गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इमोशंस हो और रोते हुए पुरुषों का सम्मान किया जाए। अब आपको फिर हंसी आ गई, देखिए इस बात पर। जब तक ये हंसी आती रहेगी मामला ठीक नहीं होगा। जिस दिन पुरुष के रोने पर हंसी आनी बंद हो जाएगी उस दिन मामला ठीक हो जाएगा। इसलिए आपका बेटा रोए, टॉन्ट मत कीजिएगा, बस सिर पे हाथ रखना है, कंधे पे हाथ रखना है, रो ले आपके साथ। और हो सके तो साथ में खुद भी रो लेना है, 2 आंसू निकाल देने हैं। बेशक अकेले में ले जाओ उसको, दोनों बाप बेटा रोए साथ साथ, रो लीजिए। मैं वो गारंटी से कह रहा हूँ, जितना हल्का उस दिन महसूस करेंगे उतना कभी नहीं करेंगे। सर आप बहुत बहुत बच्चों की इंस्पिरेशन है, बहुत बच्चे आपसे पढ़ते हैं, बट आपकी इंस्पिरेशन कौन है? कभी सोचा नहीं इस तरह से मैंने। लेकिन हाँ, अगर मैं थोड़ा, मेरे पिताजी मेरी इंस्पिरेशन है, माँ भी हैं, अलग अलग वजहों से। पिताजी बड़े मस्त वाला टाइप के आदमी हैं, इसलिए हैं। माँ बहुत पूरा परिवार कैसे संभाल के रखूं उस नेचर की थी, तो उस वजह से है। बाकी अगर मैं देखूं तो इतिहास में जाऊं तो बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे सोशल थिंकर्स हैं। महावीर जी भी एक हैं, डॉक्टर अंबेडकर जिनके भवन में आज हम बैठे हैं वो भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं। मैं इंस्पिरेशन तुरंत ले लेता हूँ जैसे मिलती है। जैसे प्राची नाम की बच्ची ने एक अच्छा काम किया, मैं तभी इंस्पायर हो गया उसी से। मैं तो ढूंढता रहता हूँ, कोई कुछ भी अच्छा करे मैं तुरंत इंस्पायर हो जाता हूँ। तो ऐसे लिस्ट बनाऊंगा तो कई हजार नाम निकलेंगे उसमें। लेकिन मैं बहुत इन्फ्लुएंस किसी एक व्यक्ति से नहीं हूँ, बहुत लोगों से अलग अलग हूँ। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद विल ओपन टू पब्लिक। बचपन का जो विकास आज के डॉक्टर विकास कीर्ति से मिले तो क्या उसको बोलना चाहेगा? मतलब वो मुझे क्या बोलेगा, मैं उसे क्या बोलूंगा? वो आपको क्या बोलेगा? आप तो, वो मुझे बोलेगा यार तुमसे उम्मीद तो नहीं थी इतनी। वो तो ये बोलेगा। और मैं उसको बोलूंगा यार थोड़ा सा बचपन में साइंस पढ़ ली होती तो और अच्छे होते, थोड़ा सा म्यूजिक पे हाथ साफ कर लेते तो और बेहतर हो जाते। मेरे जो रिग्रेट्स हैं उसमें ये है कि मैंने स्कूल में साइंस ठीक से नहीं पढ़ा, और म्यूजिक मेरे पेरेंट्स ने खूब कोशिश की सिखाने की, पर मैंने सीखा नहीं। तो मुझे लगता है कि वो 2 चीज़ें मैं अब कर रहा हूँ, अब करूँगा। अभी कौन सा समय खत्म हो गया, अभी तो है समय। तो मैं, इंस्पिरेशन की बात हुई, मेरा अभी लेटेस्ट जो नए दोस्त बने उनमें एक दोस्त आमिर खान, जो फिल्म सितारे हैं, बड़े अच्छे दोस्त बन गए मेरे। कुछ दिन पहले हम लोग साथ बैठे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। उनकी उम्र 59 साल भी हुई है, 14 मार्च को उनका जन्मदिन था, मैं उस दिन वहीं उनके घर पे था।
वो आदमी आजकल म्यूजिक सीख रहा है। रोज शाम को एक टीचर आती है सिखाने के लिए म्यूजिक, वो म्यूजिक सिखाती है, वो सीखता है। मैंने कहा यार कमाल के आदमी। मैंने उससे कहा कि मैं भी सीखूंगा अब जाके। तो जो बचपन में नहीं कर पाए अब कर लेंगे, ऐसा क्या है। साइंस में आजकल पढ़ रहा हूँ, म्यूजिक भी सीखेंगे। हम तो सब कुछ करेंगे जब तक जिंदा हैं, कुछ भी क्यों छोड़ें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब चालू करो तब सवेरा। तो अब मैं क्वेश्चन